हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो शुरुआत करते हैं आज के नए वाले टॉपिक की। और आपको पता ही है कि इस वाले सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, पॉलिटी के बारे में। और जो पॉलिटी के आपके टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, आपको यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जहाँ से यूजुअली सवाल आपके लिए बनता ही बनता है। तो हम लोग आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाले क्लास में मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बारे में चीज़ों को पढ़ाया था, और आज आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट विल बी ऑन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, क्लास के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा। अब सुनो, मैपिंग का जो क्लास है ये आपका बिल्कुल एंड पे पहुंचने वाला है। शाम को 4:30 बजे क्लास होता है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो रहे हैं। इसके अलावा आपके जो स्पेशल क्लासेस होते हैं, ये दोनों स्पेशल क्लासेस आपके लिए सबसे ज़्यादा मैंडेटरी टाइप के हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके पढ़ाया जा रहा है और दूसरे वाले क्लास में 500 क्वेश्चन का मिक्स में टेस्ट चल रहा है। मिक्स में टेस्ट का मतलब है हिस्ट्री भी है, जियो भी है, पॉलिटी भी है, एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस सेशन। जैसे कि होता है ना 25 सवाल आते हैं, वो 25 सवाल में कौन सा सवाल आएगा, कौन सा सवाल पूछा जा सकता है, तो वो सारे के सारे आपको इसी वाले क्लास के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास को मिस मत करो। द सेंस इज क्लास को मिस मत करो। लाइव क्लास देखो, बाद में देखो, व्हेनेवर यू वांट टू, बस मिस मत करिए क्लास को। इसके अलावा करंट अफेयर्स लाइव, आप जानते हैं कि आपकी जो दिनचर्या है, क्या गजब की हिंदी हमने बोली है, हाँ जी। तो आपकी जो दिनचर्या है वो इसी क्लास के साथ में यूजुअली शुरू होती है। तो क्लास को मिस तो वैसे भी नहीं करना है। लाइव नहीं देख पा रहे हो, रिकॉर्डेड देखो, बट क्लास तो आपको देखना ही देखना है, तो ये ध्यान रखिएगा। और पेड वो बैच के बारे में आपको क्लास के एंड में बताते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट आता है वो क्या है, देखिएगा। टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है। तो पहला सवाल आपके सामने है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बी इम्पीच्ड। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रपति होता है, इनके ऊपर जब महाभियोग की प्रक्रिया चलती है तो कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 61। सिंपल सी बात है। आर्टिकल नंबर 75 पीएम की बात करता है, 76 अटॉर्नी जनरल की बात करता है, 356 इमरजेंसी की बात करता है। तो तीनों तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। तो बस देखो ये चीज़ समझना, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसका जवाब आपको ऑप्शन में से मिल जाएगा, अगर आप उसे प्रॉपरली एलिमिनेट कर पाते हो तो। कंडीशन अप्लाइड। अगला सुनिएगा, Who among the following is appointed by the president? किसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पहले तो दो बातें ध्यान रखना। पहला पॉइंट, राज्यसभा के अंदर टोटल 12 लोग ऐसे होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, टोटल 4 कैटेगरी में से। लिटरेचर हो गया, या सोशल वर्क हो गया, या आर्ट हो गया, है ना, इस तरीके से ये होते हैं। ठीक, चलिए। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं एंग्लो इंडियंस की, तो ये ध्यान रखना कि जो एंग्लो इंडियंस होते हैं ये लोकसभा के अंदर 2 अपॉइंट किए जाते थे, लेकिन अभी ये जो सीटें हैं ये खाली पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आज सच कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना कि कौन सा वाला वो अमेंडमेंट एक्ट है जिसके अंदर बोला गया है कि एंग्लो इंडियंस की जो सीट्स हैं, चाहे वो पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर हो, चाहे वो राज्य के अंदर विधानसभा के अंदर हो, दोनों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। मुझे अमेंडमेंट नंबर कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करिएगा। नहीं पता है इसका मतलब आप करंट अफेयर्स के क्लास में नहीं आते हैं। चलिए, इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ दीज। अपॉइंटमेंट पूछा था, अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। ओके, कंट्रोलर जनरल जिनको हम यहाँ पे कैग कहते हैं, इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। गवर्नर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है, इनका अपॉइंटमेंट जो है ये भी किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल, एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे समझना, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एनजैक के बारे में एंड कोलिजियम सिस्टम के बारे में। जब भी हम कोलिजियम सिस्टम बोलेंगे तो कोलिजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, कोई भी जज क्यों ना हो, इनका अपॉइंटमेंट कोलिजियम सिस्टम करता है। अब आप कहेंगे मैम ये कोलिजन सिस्टम काम कैसे करता है, तो इसके अंदर कुछ मेंबर्स को बिठाया जाता है और जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो कोलिजम के हेड होते हैं। ठीक है,
अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग मिल बांट के नाम सजेस्ट करेंगे और नाम सजेस्ट करने के बाद में ये नाम बताया जाता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट वहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट कर देते हैं। फाइन, लेकिन इसी सिस्टम को हटाते हुए एक नया यहाँ पे अमेंडमेंट करने की बात बोली गई जिसका नंबर था 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके अंदर बोला गया कि कोलिजम सिस्टम को हटा दो, एक नया सिस्टम लेकर आओ जिसका नाम है एनजैक, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, और इसको हेड कौन करेंगे, लेकिन अभी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल पे। कैग, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है आर्टिकल नंबर 148 के अंदर। अगर आपसे कहा जाता है कि कैग के जो फंक्शन होते हैं, इनके जो काम होते हैं वो आर्टिकल 149 के अंदर दिए गए। ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? तो अपनी रिपोर्ट भी ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। ठीक है, दोनों में से जो पहले आ जाएगा उसके हिसाब से हो जाएगा। अगला, द सिंगल इंस्टेंस ऑफ द एनोनिमस इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो फार वाज द इलेक्शन ऑफ। आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए इसमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अनअपोज्ड थे और उनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पे नीलम रेड्डी जी, और ये 6 नंबर के राष्ट्रपति थे जिनको यहाँ पे चुना गया था और इनके ऑपोजिशन में कोई भी नहीं खड़ा था। जब आपसे राधा कृष्णन जी की बात करी जाएगी तो इनको भी प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया था, लेकिन ये सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुके थे। ये ध्यान रखिएगा, इनका हैप्पी वाला बर्थडे जो होता है वो 5 सितंबर को होता है, जिसको हम टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जाकिर हुसैन जी की बात करी जाए तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था ये वो पर्सन थे जिनकी डेथ होती है उनके कार्यकाल के समय पर, और राजेंद्र प्रसाद जी ये वो पर्सन थे जिनका कार्यकाल 2 बार आपको देखने को मिला 5-5 सालों के लिए। तो ही वॉज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पर्सन। अगला सुनिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू डिक्लेयर द ज्योग्राफिकल एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास में पूरा अधिकार होता है कि किसी भी क्षेत्र को वो शेड्यूल्ड कास्ट एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति है, वो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, दैट इज वन एंड द ओनली प्रेसिडेंट। शेड्यूल्ड कास्ट एरिया हो, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हो, कोई भी ट्राइबल एरिया अगर डिक्लेयर करना है तो वो हमेशा राष्ट्रपति करेगा, किसी और के पास में पावर नहीं होती है। और अगर किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है तो उस जगह पे सीएम के पास में पावर नहीं होती है, बल्कि गवर्नर के पास में पावर हो जाती है। ये ध्यान रखना, पेपर में सवाल पूछा जाता है आपसे। अगला सवाल, द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज द प्रेसिडेंट टू मेक द प्रोविजन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस अंडर आर्टिकल नंबर। सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति होते हैं कई ऐसे प्रोविजंस होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर इनके पास में एक्स्ट्रा पावर होती है, या आप कह सकते हो स्पेशल पावर होती है। ये स्पेशल पावर जो इनको दी जाती है वो इसमें कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 160 के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, बट वही बात है, दोबारा से वही वाली बात आ जाती है कि ये कोई भी काम करेंगे लेकिन कैबिनेट का इन्वॉल्वमेंट आपको तब भी देखने को मिलेगा, अब बच नहीं सकते उससे। ठीक है, अगला, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट अगर ये अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो ये किसको अपना इस्तीफा देंगे? अच्छा, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया भी हुआ है। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट। आप सोच रहे होंगे जब बताया तो फिर दोबारा क्यों बता रही? अरे भाई सुनो तो सही, कुछ नए ही बताएंगे, हर सवाल पे कुछ नया ही मिलेगा। सुनो, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, देखो प्रेसिडेंट जो है इन्होंने अपना इस्तीफा देना था, ठीक है भैया, वाइस प्रेसिडेंट के पास में गए, लेकिन पता चला वाइस प्रेसिडेंट जो थे लद्दाख घूमने गए हुए थे। ओए होए, सुबह सुबह मैम लद्दाख घूमने गए हुए थे। ठीक है भैया, घूमने गए, अब लद्दाख अब एक दिन में तो वापस आ नहीं जाएंगे, है ना। तो जब ये अपना इस्तीफा देने गए तो इनको वाइस प्रेसिडेंट नहीं मिले, तो इन्होंने क्या किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनको अपना इस्तीफा देने ये चले गए। ठीक है, अभी जब उनको इस्तीफा देने गए तो पता चला कि ये गए हैं ऊटी घूमने के लिए। कहाँ गए? ऊटी घूमने के लिए गए। अब भैया क्या करें, ये तो अपना इस्तीफा पकड़े खड़े हुए हैं कि भैया कोई तो इस्तीफा ले लो। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, अब ये भी नहीं है तो अब क्या करेंगे, अब हम सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उसके पास जाएंगे और उसको जाके अपना इस्तीफा सौंप देंगे। ठीक है, ये गए इनके पास और अपना इस्तीफा दे दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है
कि अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजीआई को इस्तीफा दिया जाएगा, सीजीआई भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज को दिया जाएगा। ये मत बोलना कि सीनियर मोस्ट जज भी नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि सीनियर मोस्ट जज एक नहीं होते, एक से ज़्यादा होते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये तो आप पहले भी बताई थी, व्हाट्स न्यू? न्यू ये है कि 6 महीने का समय दिया जाता है, 6 महीने के अंदर नए प्रेसिडेंट को चुन के बैठाना अनिवार्य होता है, और इतने 6 महीने के पीरियड के अंदर ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये प्रेसिडेंट की पोस्ट पे काम करते हैं। बट द कंडीशन अप्लाइड, इनको जो सैलरी मिलेगी वो इस पोस्ट की नहीं होगी, इनको सैलरी अपने राज्यसभा के वाइस या फिर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन की जो पोस्ट पे सैलरी होती है वही मिलती है। अगला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है जब इनकी एज 35 ईयर्स हो जाती है तो ये क्या कर सकते हैं भैया, इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ये बातें कौन से आर्टिकल में लिखी गई हैं? क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर लिखा गया है। ठीक है। अगला, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सिमिलर टू, यानी कि हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रपति होते हैं इनकी जो पोजीशन होती है, यानी कि इनका जो एक दर्जा होता है वो इसमें से किसके बराबर होता है? देखो यूएसए तो हो ही नहीं सकता, आप जानते हैं कि यूएसए के अंदर जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है राष्ट्रपति के पास में, जैसे कि हम सब के प्यारे, तुम सब के दुलारे डोनाल्ड ट्रंप अंकल। तो इसका आंसर क्या बनेगा? देखो ये भी नहीं होगा। ठीक है, बचे 2, ब्रिटिश मोनार्क या फिर ब्रिटिश पीएम। बोरिस जॉनसन की जुल्फें और ये, चलो अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बनेगा ब्रिटिश मोनार्च इज द राइट आंसर। इनके पास में भी ज़्यादा पावर्स नहीं होती हैं। ठीक है। अगला सुनिएगा, द प्रेसिडेंट कैन विदड्रॉ द बिल। अच्छा, दिस पावर इज स्टेटेड अंडर विच आर्टिकल नंबर? सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि जब भी राष्ट्रपति के पास में कोई प्रस्ताव आता है, उसके ऊपर साइन करने के लिए जब कोई बिल आता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति के पास में कुछ कंडीशंस होती हैं जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति कर सकता है। अच्छा, क्या क्या कंडीशन होती है? जैसे कि मानो कोई बिल है और इस बिल का नाम ए रखा गया है। फाइन। अब पहली चीज़ तो यह है, या तो राष्ट्रपति के पास में जब वो बिल गया है तब वो उसके ऊपर साइन करते हैं, पहली चीज़ तो ये, बिल पारित हो जाएगा। फाइन। दूसरा ये होता है कि वो उस बिल को क्या कर सकता है, एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वापस भेज सकता है कि भाई एक बार दोबारा से देख लो, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ और बेटर हो सकता है। ठीक है। और तीसरा होता है कि वो उसको क्या करेगा, विद होल्ड कर देगा। विद होल्ड का मतलब है कि वो अपने पास में किसी भी समय अवधि तक उस पर्टिकुलर बिल को रख सकता है जिसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। ये तीनों के तीनों पावर राष्ट्रपति के पास में होती हैं, और ये सारी की सारी पावर राष्ट्रपति के पास में कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 111 के अंदर। इसी सवाल को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। एसेंट टू बिल। एसेंट टू बिल का मतलब है अपनी सहमति देना किसी भी प्रस्ताव के ऊपर राष्ट्रपति के द्वारा, अंडर आर्टिकल नंबर 111 हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें से कौन सा वाला आर्टिकल ऐसा है जो कि इनकरेक्टली मार्क्ड है? देखो 30 में क्या होगा, ओथ होगा राष्ट्रपति का, बिल्कुल सही है। ओथ दिलाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होगा वो इसको ओथ दिलाएगा। आर्टिकल नंबर 65 कहता है राष्ट्रपति के जगह पे उपराष्ट्रपति एक्ट करेगा, बिल्कुल सही लिखा है। 76 कहता है प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बात तो लिखी गई है आर्टिकल नंबर 143 के अंदर। आर्टिकल नंबर 61 कहता है इम्पीचमेंट, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा। अगला 74 एंड 78 आर्टिकल नंबर जो है वो इसमें से किसके बारे में बात करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पीएम एंड प्रेसिडेंट के रिलेशन के बारे में बात करता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कैबिनेट होता है और जो प्रेसिडेंट होता है इनके बीच में ब्रिज की तरीके से काम करता है कौन? पीएम, और यही ब्रिज यहाँ पर दिखाया गया है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज द ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड? अभी मैंने आपको बोला ना कौन? रेड्डी जी, तो मैंने आपको वहीं पर एक्सप्लेन कर दिया था, वो 6 नंबर के थे। अरे आजकल ऐसे भी होता है। चलो 6 नंबर के थे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लाइफ ऑफ द ऑर्डिनेंस? जो ऑर्डिनेंस होता है, जो अध्यादेश होता है, वो मैक्स टू मैक्स कितने टाइम तक रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है। चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर आ रहा हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आ रहा हो, दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम कितने टाइम के लिए होता है, मिनिमम 6 वीक के लिए रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला सवाल,
हाउ मेनी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न अवार्ड टिल नाउ। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको नंबर बताऊंगी, आप मुझे बताना कि कौन कौन से ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं। एक का नाम मैं बता देती हूँ जो लेटेस्ट वाले हैं। आपको नाम याद होगा प्रणब मुखर्जी जी का, है ना, तो इनको तो ये अवार्ड मिला था। अब बाकी के जो नाम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताओगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 6 बनेंगे यहाँ पर प्रेसिडेंट जिनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि इसमें से आप ये बताइए कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने नेवर सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जो कभी भी आज तक, मतलब आज तक से मेरा मतलब था इन द हिस्ट्री, कभी भी वो एज अ सीएम काम नहीं किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द शॉर्टेस्ट टेन्योर, सबसे कम समय अवधि के लिए राष्ट्रपति की पोस्ट पे किसने काम किया हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर। अब देखो यहाँ से गवर्नर के बारे में हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं, ठीक है। पहला तो देखो लिखा हुआ है कि जो विधान परिषद होती है उसके अंदर राज्यपाल, लेकिन यार पहले रुको, राज्यपाल के बारे में बात करने से पहले कुछ और बातें आपको पहले बता देते हैं। राज्यपाल के बारे में पता चला कि वहाँ पे समझ गए ना, कांड हो जाए फिर। देखो जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपके जो दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि गवर्नर जो है वो पार्ट नंबर 6 में आता है, यानी कि स्टेट के अंदर। गवर्नर के लिए सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है 153, जो कि कहता है कि स्टेट के अंदर क्या होना चाहिए? राज्यपाल होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 155 इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है, और इसी के साथ में 7th वाला क्या हो जाएगा? अमेंडमेंट भी आपको देखने को मिलता है, या आप कह सकते हो 7th वाला शेड्यूल भी होता है, ठीक है, दोनों चीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों के लिए नियुक्त हो सकता है, और ये बात जो है ये बात कही गई है कौन से वाले में? तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, क्या आप मुझे बताएंगे 7th अमेंडमेंट में लिखा है या फिर 7th शेड्यूल में लिखा है? किसके अंदर लिखा हुआ है? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताना। वैसे आंसर मैंने पहले ही वाले में लिख दिया था, बट बताना चला मुझे, ठीक है। अगले पे आ जाओ। गवर्नर जो होता है इनको बोला जाता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब किसी भी राज्य के अंदर कोई काम हो रहा होगा तो ये वो व्यक्ति होंगे जो क्या करेंगे? राज्य की सारी कार्रवाई जाके सेंटर में बताएंगे। अगला पॉइंट, जो गवर्नर होते हैं इनका कार्यकाल 5 सालों का होता है, लेकिन इनको 5 सालों से पहले भी हटाया जा सकता है, जैसे कि आप अभी देख ही रहे हो कितने सारे गवर्नर चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो गवर्नर होता है इनके पास में एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, और वो जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास में भी नहीं होती। वो ये है कि राज्यपाल जो होता है वो किसी भी राज्य के बिल को, किसी भी स्टेट बिल को रिजर्व कर सकता है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, और ये काम इनके द्वारा किया जाता है आर्टिकल नंबर 200 के अंदर। और अगर कहा जाए कि राष्ट्रपति या फिर गवर्नर जो है, गवर्नर जब किसी भी स्टेट बिल के ऊपर अपना प्रस्ताव देता है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? तो यही सेम आर्टिकल है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक चीज़ और, गवर्नर जो होता है ये भी अध्यादेश जारी करता है इस आर्टिकल के अंदर। अब आते हैं सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि कितने मेंबर होते हैं काउंसिल के अंदर जिनका अपॉइंटमेंट किया जाता है या जिनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है राज्यपाल के द्वारा? तो 1/6 हो जाएगा। अगला, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो राज्यपाल के बारे में बिल्कुल सही लिखा हुआ है? राज्यपाल अपना इस्तीफा जो है वो CGI को देता है, CGI को देता है। अगला, इनकी जो एज होती है वो 30 साल होती है, 30 साल होती है, 35 होती है यार। अगला, अच्छा इसका आंसर भी तो बता दें, प्रेसिडेंट को देगा। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ने किया है तो ऑब्वियस सी बात है रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करेगा। प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस, अच्छा हो सकता है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम। 2 स्टेटमेंट लग रहे हैं जो करेक्ट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आओ देख लेते हैं आंसर क्या बनेगा इसका, है ना, क्योंकि आंसर जो है वो हमें पता होना चाहिए भैया। आंसर क्या बनेगा? देखो, प्रेसिडेंट काय को डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट थोड़ी ना अपने घर से पैसा देगा। यहाँ पे इनकी जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है, यानी कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि इनकी सैलरी कितनी होगी। और अगर ये 1 से ज़्यादा राज्यों के लिए अपॉइंट किए जाते हैं या 2 या 3 राज्यों के लिए, तो उस कंडीशन में स्टेट पहले डिसाइड करेगी, फिर वो प्रेसिडेंट को बताएगी और फिर वो जाके क्या करेंगे? पार्लियामेंट को बताएंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है।
चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अच्छा, आर्टिकल नंबर 153 कहता है ऑफिस ऑफ गवर्नर, सही है। आर्टिकल नंबर 156 कहता है राज्यपाल का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो 5 साल का होगा, हो सकता है। आर्टिकल नंबर 154 कहता है कि जो गवर्नर होता है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है या फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, हो सकता है। और आर्टिकल 155 जो है वो राज्यपाल को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही तो गलत हो गया, क्योंकि ये हटाने के लिए कोई आर्टिकल ही नहीं है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल नंबर 155 काम करता है। किसके लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट फॉर द सेम पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द टू स्टेट। मैंने अभी आपसे ये सवाल पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये आंसर बनेगा, ठीक है। चलो, तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस किए। अब इसी तरीके से आपके हर दिन क्वेश्चंस आते रहेंगे और वो आप सॉल्व करते जाएंगे। अगला वाला जो टॉपिक बनेगा आपका वो पार्लियामेंट के ऊपर रहेगा, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर आना चाहिए। तो प्लीज़ डोंट मिस दीज क्लासेस। एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मारिएगा। और इसके अलावा आपको बता दें, आपका नया बैच आने जा रहा है, पेड बैच। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एनी एग्जामिनेशन, आप जानते हैं कि जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं कोड कृति10 यूज़ करके। जब आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आओगे तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अभी सितंबर में आपके पास में ऑफर चल रहा है। अगर आप 1 साल के लिए इसको ज्वाइन करते हो तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, और अगर आप 2 साल के लिए ज्वाइन करोगे तो 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। नया क्या स्टार्ट होने जा रहा है? तो आपके लिए इंडियन पॉलिटी का नया बैच स्टार्ट होगा। इसके ख़त्म होने के बाद में जियो आएगा, देन इकोनॉमिक्स आएगा, देन साइंस आएगा, देन हिस्ट्री आएगा। सारी चीज़ें मेरे द्वारा पढ़ाई जाएंगी। अगर आप यहाँ पे किसी दूसरे एजुकेटर का भी क्लास करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। दैट मीन्स एसएससी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स हैं आप सबसे क्लासेस ले सकते हो, चाहे वो आपका जीएस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या फिर रीजनिंग हो। आप इन बैचेस को ईएमआई के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने इतने पेमेंट करके भी आप इन बैचेस को ज्वाइन कर पाओगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कोड लगाओगे 10% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ में जब आप स्पेशल कॉइन्स को यूज़ कर दोगे तो भी आपको ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। और ये सब करने के बाद में करीबन ये बैच जो है ये आपका 5200 के आसपास जाके पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वाले क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी मिलते हैं 6:45 AM पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।